बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के चर्चे जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर नए बयान आ जाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सबको जाना चाहिए। इसी ज़मन में एक नई खबर मंजर आम पे आई कि साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें उस कमेटी का कन्वीनर बना दिया गया जो कमेटी सिंध में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से गौर-व-खास करेगी। उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हैं। कानूनी और आईनी तरीक़ाकार के तहत अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद जितना अरसा वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे थे, उसके बाद सियासत में हिस्सा लिया। लेकिन इस सब के बावजूद जो सवालात जन्म ले रहे हैं, उन सवालात के ऊपर क्या आने वाले दिनों में नैरेटिव रहेगा? एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब अपना तमाम तर जो मामलात हैं वो खुदा पे छोड़ चुके हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि एहतसाब सबका होगा, लेकिन बकौल इसहाक डार साहब उन्होंने अपने तमाम मामलात जो है वो अल्लाह पे छोड़ दिए। ये जो बयानिए के अंदर तब्दीली आई, इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तैयारियां अपनी कर रही है। जलसे जो माजी में कभी हुआ करते थे बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर, अब वो गलियों के अंदर होना शुरू हो चुके हैं। आज 21 फीट की गली में जो चौड़ी गली है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया है। ये जो पावर शो किया जा रहा है, इस पावर शो से किस हद तक पावर शो का मुजाहरा हुआ, इस पर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहली बात तो ये, इस चीज को तो मानना पड़ेगा कि वक्त के साथ साथ सियासत भी तब्दील हुई है, सियासत के एतवार भी तब्दील हुए हैं। माजी में जो बातें होती थी बिरयानी के प्लेट्स के ऊपर या बिरयानी की देग के ऊपर, अब मायार थोड़ा सा बढ़ चुका है। मौजूदा महंगाई के तनाजुर में बात 1 to 5 तक आ चुकी है। इस तब्दीली को किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यार सर, आपकी जमात अमीर हो गई है, बिरयानी से अब वो 1 to 5 पे आ गई है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि क्या हालात पैदा हो गए। और मैं इसलिए 1 to 5 पे आए हैं कि जब एक मुल्क की आइंदा की वजीर आजम की उम्मीदवार मोहतरम मरियम नवाज साहिबा, जो आज पहला जलसा जिन्होंने शुरू किया, और आज पहला जलसा वो कुछ शाहदरा की ग्राउंड में नहीं, वो कुछ शाहदरा के मेन रोड पे नहीं, वो कुछ शाहदरा के स्टेडियम में नहीं, बल्कि आपने खुद ही बता दिया कोई टंग सी छोटी सी गली में किया गया है। और उस गली के अंदर पूरी 600 कुर्सी लगाई गई और उस 600 कुर्सी जो है उसको फिल करने के लिए शाहदरा से बाइट शेहूपुरा, फरोजवाला, माचिस फैक्ट्री और इसके अलावा काला शाह काकू से लोगों को बुलाया गया। जब आप ये देखें कि अब आपकी सियासी जमात के अंदर लोग प्लेट पर या कीमे के नान पर नहीं आ रहे, तो फिर आप खुद ऐलान करते हैं। फुटेज मौजूद है आपके पास, वो फुटेज सुना भी सकते हैं आप। जी राना साहब, 1 to 5 2 पीपीओ के लिए आप मुझे एक बात बताएं, जो बंदे ज्यादा लेकर आएगा उसे 1 to 5 मिलेगा। यहां पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, यहां पे लोग जो हैं 2-2 नवालों के लिए तरस रहे हैं। और आप जनाब देख रहे हैं कि जब, और उस पूरी जलसे में जरा गौर करें, जिस मीटिंग में ऐलान हो रहा है उसमें 200 बंदे नहीं होंगे। जब इनको यह पता है कि आज का नौजवान इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, आज का आम आदमी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, कि इन्होंने 1.5 साल की हुकूमत में क्या किया, इन्होंने 1.5 साल की हुकूमत में कौन कौन सी चीजें जो है अवाम को तबाही की तरफ लेकर नहीं गए, तो अब ये 1 to 5 का लालच दे रहे हैं। अब इनके जलसे जो है वो तंग गलियों में हो रहे हैं, इनके पास स्टेडियम नहीं है। तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या ये 1 मिलियन आदमी अफराद जो इकट्ठे करने हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब कभी ऐप बना रहे हैं, कभी कोई चीज बना रहे हैं, तो आप समझते हैं ये कामयाब हो सकेंगे? भाई ये सारा सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश हो रही है, और इस कोशिश ने तो बिल्कुल इनका जनाजा निकाल दिया, और इनका जनाजा निकल गया है। ये फुटेजें जो सामने आ रही हैं कि 1 to 5 देंगे, ये जो फुटेजें सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज, ये मैं नहीं कहता कि कोई होता ना कि आम एक MP या MA नहीं होता, मरियम नवाज साहिबा 3 लाख से ज्यादा हल्का वोटर जो है उस हल्के में है, उस हल्के में जा रही हैं और कह रही है कि मैं आज तहरीक का आगाज कर रही हूं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को आपने यहां से इस्तकबाल करना है। और साथ कह रही है कि पूरा मुल्क अगर मियां साहब को मिलना चाहता है तो मिलने के लिए मीनारे पाकिस्तान आए। और मियां साहब ने कोई तवीज देने हैं? मियां साहब ने क्या करना है?
क्या मियाँ साहब को मिलकर करना है? क्या मियाँ साहब ने वहां पे सबको होंडा 125 बांट रहे हैं? क्या मियाँ साहब ने वहां पे आके ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने जो अपनी 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूं, मैं तो रोटी खाता रहा हूं, आपको नहीं मिली, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दूसरी जो आप बात बार बार करते हैं ना, ये बशीर मेमन साहब वाली, बशीर मेमन साहब उसी दिन गैर मुतनाज़े हो गए थे जब उन्होंने अपना काम, जब वो सरकारी मुलाजम थे, फिर जब उन्हें नौकरी से हटाया गया तो वो सी चीजें सामने आई। तो यार यासिर साहब, क्या आपको नहीं पता? मुस्लिम लीग नून की जरा आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, जिस शख्स ने आसफ अली जरदारी की जुबान काटी थी, उस शख्स को अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उस शख्स को क्या ओहदा दिया गया? आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि रफीक तारड़ साहब जो थे उनको उनकी वफादारी में मुल्क का वजीर सदर बनाया गया? क्या आपको नहीं पता कि जिस जगह से किसी को दही भले अच्छे मिल जाए तो उसको मुल्क का सदर बना दिया जाता है? आपको नहीं पता कि किस बंदे को वफादारी का क्या सिला मिलता है? क्या आपको नहीं पता कि एक केस चला था इसी पंजाब के अंदर कि बहुत सी प्राइवेट कंपनियां बनाई गई थी और सरकारी अफराद को उन कंपनियों का इंचार्ज बनाकर 50,000 वाली सैलरी को 5 लाख की सैलरी में शिफ्ट किया गया था, वफादारी का सिला दिया गया था? क्या आपको नहीं पता कि सरकारी मुलाजमीन जो इनके साथ वफादारी करें उनको फिर इनकी हुकूमत में हिस्से मिलते हैं, और इनकी हुकूमत ना भी हो तो कोई और हुकूमत हो उसमें भी वो हिस्से दलवाते हैं? तो अब इसके बशीर मेमन तो बेचारा एक आम सा आदमी है, आप उसको इतना ले रहे हैं। आपको पता है कि उसका भाई पहले जुमे तो उसमें मुस्लिम लीग फंक्शन में सिलेक्शन लड़ा है, उसके अलावा बाकी बहुत से मामलात हैं। आप सोचना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी बहुत चीखती थी कि बशीर मेमन इनके खिलाफ काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत हो पीटीआई की, बशीर मेमन उसमें लगा हो और काम कर रहा हो मुस्लिम लीग नून के लिए, तो फिर आपको यह सोचना होगा कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इनके रूट्स कितने मजबूत हैं, ये कहां कहां पे इन्होंने अपने लोगों को रखा हुआ है, इन्होंने अपने काम के लिए किस किस को इस्तेमाल करना है। आज जो कराची में मीटिंग हुई है उसमें बशीर मेमन साहब की क़यादत में होने वाली मीटिंग में ज़ुबैर साहब क्यों नहीं गए? ज़ुबैर अहमद साहब उस कमेटी के मेंबर थे ना, वो क्यों नहीं गए? मैं आपको एक क्लियर कर दूं, केपीके और सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में जिस प्लान से इलेक्शन लड़ना चाह रही है उस प्लान के तहत 0/0 हो जाएगी। आपके सामने मौलाना साहब को क्या सदर बनाने की बात कही गई? देखें जी, मौलाना साहब सदर के उम्मीदवार हैं। मौलाना साहब इसी आस और उम्मीद पर यह सारा बयान दे रहे हैं। मौलाना साहब ने जो कहा है कि सारी कौम को वहां जाना चाहिए, मैं यही सवाल कर रहा हूं ना, बल्कि मियाँ साहब ने तो खुद कह दिया कि मैंने किया क्या है। अच्छा, मियाँ साहब क्या करके आ रहे हैं जो सारी कौम को जाना चाहिए वहां पे? मुझे इस सवाल का जवाब दे दे। वर्ल्ड कप 5 तारीख को शुरू हो रहा है, क्या मियाँ साहब 5 तारीख से पहले ही को वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं? और सॉरी 21 तारीख को अभी वर्ल्ड कप के मैच चल रहे होंगे और मियाँ साहब क्या वो वर्ल्ड कप लेके आ रहे होंगे? क्या मियाँ साहब पाकिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं? और बार बार मैं कह रहा हूं, मौलाना फजल रहमान हो या कोई भी हो, वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात से खेलना चाहते हैं, लेकिन अब ये वक्त वो नहीं है। अब बच्चे, अब आज का नौजवान बहुत समझदार है, वो सवाल करता है। अगर वो सवाल ना करता होता, अगर वो पूछता ना होता, तो मैं आपको ये लिख के देता हूं, फिर आज इनको ये जलसे जुलूस ना करने पड़ते, आज इनको मूवमेंट बनाने के लिए गलियों में ना जाना पड़ता, आज इनको ये मूवमेंट बनाने के लिए लोगों को 1 to 5 का लालच ना देना पड़ता। अच्छा राना साहब, अगर यही लाहौर शहर इनका किला होता। ब्रेक से पहले एक सवाल, क्या सियासी जमात भी बन रही है? राना तनवीर साहब कहते हैं कि मुल्क में किसी सियासी जमात की गुंजाइश नहीं है और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए जिसने इज्जत दी और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। क्या उन्हें खदशा है नई पार्टी बन रही? मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग टूट रहे हैं पंजाब से। मैं आपको एक वक्त से पहले बता दूं। नंबर 1, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी तक पार्टी में हैं और कोशिश हो रही है वो इसी पार्टी में रहें। और मैं तीसरी बात, राना तनवीर साहब हमारे बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब किसी सियासी जमात की जगह नहीं है और उसी सियासी जमात में उनकी अपनी सियासी जमात भी आती है। उनको इस पर भी गौर करना चाहिए। जब उनकी सियासी जमात का जलसा और उनकी नंबर 1 लीडर मरियम नवाज सड़कों पे मेन रोड की बजाय एक गली में जलसा करेगी तो फिर सोचने वाली सवाल तो उठेंगे और सोचने की बात तो है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहनुमा सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, वो खबरें जो इस वक्त गर्दिश कर रही थीं कि आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद क्या बनेगा, उसी इंतखाबी इत्तेहाद की बातें जो मंजर आम पे आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुद इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के वक्त, और साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि आप भी इस्तिकबाल के लिए जाएं। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र वो मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। दूसरी खबर ये, बशीर मेमन साहब जो साबिक DG FIA हैं, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो शमूलियत है और उस कमेटी का कन्वीनर बना देना जिसने इस्तिकबाल की तैयारियां करनी है, वो बेशुमार सवालात को जन्म दे रहा है। तो इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। सायरा बानो साहिबा, ये जो खबर आई बशीर मेमन साहब के हवाले से, आप इस पे क्या राय रखती हैं? लोग ये बातें कर रहे हैं कि वही लोग जो पहले एहतसाब किया करते थे, अब वही लोग अगर पार्टी के अंदर बतौर कारकुन शिरकत करेंगे तो एहतसाब का नारा जो माजी में लगा करता था उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेंगे? दायरा जरूर उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे। और आप इसको बड़ी खबर दे रहे हैं कि बशीर मेमन साहब ने नून लीग ज्वाइन कर लिया। उससे पहले 2 दफा तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और 2018 में भी उनके किसी भाई वगैरह ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग फंक्शनल के उसके ऊपर। और जाहिर है बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए कि फिर आप गैर जानिबदार तो ना हुए। जो आपके बयानात थे, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, तो वो झुकाव तो उस वक्त भी नजर आ रहा था कि उनका किस तरफ झुकाव है। लेकिन देखिए, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। अपने पाकिस्तान का आपको अल्लाह पाक इसको हमेशा रोशनी चमकता दमकता रखे, इधर कुछ भी हो सकता है। अब आप देख लीजिए ना कि जो हमारे निगरान वजीर आज़म पार्टी से हैं, हमने गैर जानिबदार बंदा ढूंढ रहे थे हम, और हम समझियों में उलझी हुई थी कि वहां पर गवर्नर समझी हैं और यहाँ पर समझियां आ जाए कि जो एक इसाकदार साहब का हुआ था। लेकिन वो बस फिर हम लोगों ने खरदामात ढूंढ लिया, ऐसे ही था। अच्छा सायरा साहब, एक बात तो बताइएगा, बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अचानक अपना बयानिया तब्दील कर लिया। उसने कहा मेरे साथ जिसने जो ज्यादती की है मैंने अल्लाह के वास्ते माफ किया। क्या दीत में उन्हें कुछ मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल खून बहा। उन्होंने तो ऐसे जिस तरह बयानिया आया था और उसके बाद उन्होंने माफ कर दिया, तो वो जाहिर है फिर उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तो मांगा होगा ना खून बहा में। कि खून बहा में ये सिंहासन मांगा है, कुर्सी मांगी है, कि जो वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से यही हवाएं चल रही हैं कि उनका इस्तकबाल और अगली हुकूमत नून की मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो फिर सिंध से जो सीट जो हल्का बशीर मेमन साहब को मिला है, वहां पर एक सरवरी जमात के सरबराह हैं मखदूम साहब, जो अरसे से उनके जो मुरीदैन हैं, वोटर सपोर्टर, वो तो बहुत मुश्किल वहां पर वो करना। तो यहीं से आपको गेम समझ आ जाएगी कि उनके साथ क्या होता है और कैसे वो होता है। बाकी आपको बोला है कि दहेज में तो ज़ाहिर है खून बहा में कुछ ना कुछ तो मांगा होगा। अच्छा, मौलाना साहब एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बनेगी आने वाले दिनों में, मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत की बात कर रही है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो बनेंगे। तो ये इन तक खबरें कहां से आती हैं जो अवाम तक नहीं आ रही? देखिए जी, पावर कॉरिडोर्स में तो यही बैठे हैं, और कौन सा ये बातें यहाँ पर होती हैं हमारे मुल्क में तो आपको मुझे पता चल जाए। तो फैसले लंदन में बैठकर होते हैं और दुबई में होते हैं। वो तो यहाँ पर हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आते हैं। और मौलाना साहब ने कहा हमारी हुकूमत, फिर हमारी हुकूमत तो तब भी ना हुई, उनकी इत्तेहादी ही होंगे और हमेशा गिला ही रहेगा उनको। और जिस तरीके से नून की 16 माह की हुकूमत में उनके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना साहब की मिनिस्ट्रीज को लेकर और उसमें जो कुछ हुआ उनको लेकर, तो ये कैसे वो होगा? बस एक हवा बनाई जा रही है। और सिंध में भी जिस तरह मौलाना साहब का भी इतना वो नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये सिंध को इस चीज़ के साथ क्यों मिलाया जा रहा है, या उसमें 2018 में हमारे पीर साहब ने मतलब एक जब उसके बाद इलेक्शन के बाद कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके वाज़ेह अल्फाज थे और बहुत ज़्यादा अंदाज में उन्होंने कहा था कि पंजाब की लड़ाई हमारे सर पे क्यों मुसल्लत की है। कि लड़ाई पंजाब की थी और अभी भी वो उसको उसमें जैसे हमारी जमात हो गई है सिंध उसको घसीटना चाह रहे हैं। तख्ते लाहौर और उस चीज की लड़ाई है, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर पल पल बदलती सूरत हाल है। आपने कहा तख्ते लाहौर की लड़ाई,
अब इस्तकबाल हो रहा है मियाँ, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि मियाँ साहब कब आएंगे और किसके मियाँ कब आएंगे, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि सवाल वैसे ये राणा साहब ये तो पूछ लें कि गुज़श्ता प्रोग्राम के बाद हम सायरा बानो साहिबा को अपने मियाँ साहब का पता चल गया? नहीं जी, वो तो उस तनाजुर में कहा था कि मियाँ सब सच बोलते हैं। किसी भी आप उससे पूछ ले कि किसी की मियाँ ने सच बोला है तो वो उस हिसाब से बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो अच्छा, अब ये जो मियाँ साहब आ रहे हैं, अब इनके आने पर एक इनामी स्कीम शुरू हो गई है मियाँ साहब के आने पर। पहले तो कुछ और होता था, अब 1 to 5 भी मिलना शुरू हो गए हैं। अवाम को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो ये मियाँ साहब की आमद की इनामी स्कीम है या घबराई हुई कोई स्कीम है? हाँ जी, देखिए ना, आपके वजीर दाखिला, साबिक वजीर दाखिला कहते हैं कि एक ऐप मुतारिफ करवाई है जिसमें सब जुड़े हुए होंगे और वो बंदा उधर से हो जलसे में ना हुआ तो गुजरात में बैठा हुआ तब भी पता चल जाएगा। फिर जी कल एक, क्योंकि अब वो बात बिरयानी और कीमे वाले नाम से की है, तो मेरे ख्याल में कि जो आखिरी लायामल होगा वो फहद मुस्तफ़ा या वसीम बदामी साहब वहाँ पर जीतो पाकिस्तान करेंगे मीनारे पाकिस्तान में। तो वो लोग आएंगे वहाँ पर और उनको बैग और चीजें और उम्रे के टिकट भी दिए जाएंगे। आप अगली दफा देखिएगा, अगली दफा कोई उम्रे के टिकट भी बांटेगा। अब तो वो कहते, मैं कहती चले अच्छा हो जाए, जो हमारा ही पैसा इनके पास है वो कोई अवाम पे लग तो जाए, कुछ तो दे दे, उनकी जेब से कुछ तो निकले। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि जब बात यहाँ तक आ गई है तो फिर क्या करें। आज ही मेरे में शायद खाकान नवासी साहब से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने यही बोला था कि माजी में भी यही बहुत जल्दी हम लोग मतलब वो कहते हैं ना कि बात करते हैं उसके बाद पीछे हटना पड़ता हो, तो इतनी जल्दी ये बात ना करें, यानी कि वक्त से पहले ये बात ना करें। तो ये खाकान साहब ने कहा है, तो अब देखें बात कहाँ तक जाती है। अच्छा सायरा बानो साहिबा, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पूरी कौम को नवाज शरीफ को वेलकम करने जाना चाहिए, क्या आप जाएंगी? क्यों, मतलब पूरी कौम, मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया है और मौलाना साहब के कहने पर कौम क्यों लगेगी? क्या वेलकम करने जाना है? मतलब वो जंग जीत पा रहे हैं और तुगुल के साथ महाज पर थे, क्या था वो यहाँ से अदालत से सजा पाकर जेल में गए और जेल से अपने इलाज के लिए गए। मतलब वो कहने ना कि तुसी केड़ा कारनामा करके आ रहे हो जो असी लोगों ने इस्तकबाल करना है और क्यों करना है। अब उनके अपनी वो है, मतलब अजीब सी बात है। बंदा मौलाना साहब को क्या कहें, मौलाना साहब अपनी वो इंसारुल इस्लाम लेकर चले गए, उनको तो कोई नहीं रोक रहा। नहीं, लेकिन मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत की है। 4 साल आपने देखे, एक मियाँ साहब ने अपना बड़ा अहम रोल अदा किया है। 4 सालों में उन्होंने सारी हुकूमत को अपने पास उधर बुलाया है। 4 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन अफराद के खिलाफ तकारीर भी की हैं और अब आके उन्होंने माफ भी कर दिया। कुछ ना कुछ तो करके आ रहे हैं ना। तो मैं तो समझता हूँ, आप क्या समझते हैं 24 करोड़, आप समझते हैं 24 करोड़ अवाम तो होगी इस्तकबाल में? 24 करोड़ अवाम ये अभी जो है ना, मैं अभी ऐसे कुछ सोच रही थी, आपकी इस बात के साथ ही मेरे जहन में आया कि आजकल तो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। हम उन्हें कुछ चीज समझाने की कोशिश करें तो वो आगे से हमें लॉजिक देते हैं। अब ये न्यू जनरेशन आ चुकी है, ये 1986 नहीं है कि आप 1986 में भी आपने वोट मांगा था कि मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा और 2024 में भी वोट मांगा था कि तकदीर बदल दूंगा। आप मुझे बताएं कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं, यानी कि अपने आप पर गुस्सा आता है कि कैसे आप इस्तकबाल की बात हम लोग कर सकते हैं। और ये इतने बड़े जमात के सरबराह, दीनी जमात के सरबराह भी, कि वो इलाज की गर्ज से गए थे, सिर्फ इलाज नहीं हुआ वहाँ पर, सारा कुछ होया है, एक खाली इलाज नहीं होया। इलाज की गर्ज से गए थे और इलाज ही सिर्फ नहीं हुआ, इलाज के अलावा तो सब कुछ हो गया। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। शहबाज
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से सायरा बानो साहिबा कुछ सवालात उठा रही थी इस्तिकबाल को लेके, अब जो नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, शहर शहर कैंपेन चलाई जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर शो कर रही है, उसी पावर शो में जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किस हद तक चलेगी? इंतखाबी इत्तेहाद में ये तमाम तर तैयारियां तब्दील होंगी या फिर मंजरनामा कुछ और होगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पूरी कौम को नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने जाना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मियां साहब कह रहे हैं कि मुझे वेलकम करने ना आए, मैं कौन सी चीज फतह करके आ रहा हूं। अब ये जो वेलकम करने की तैयारियां की जा रही हैं और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से, इसका मतलब क्या है, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? चाहने वाला आता है या आप उसके चाहने वाले होते हैं और वो आ रहा होता है, तो उसमें अगर किसी को कह दिया जाए कि उसको इसका इस्तकबाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है जिनको जो ना चाहने वाले हैं उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो ना चाहने वाले हैं वो ना जाएं, जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल जरूर जाएं। किसी को अच्छा लगेगा तो वो चला जाए, जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो न जाए। ये तो वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, ना कौमी इशू है, ना कोई ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर कोई राय देना जरूरी हो। चलें कामरान साहब, इसकी राय आप कहते हैं ये कौमी इशू नहीं है जिसकी राय देना जरूरी है, लेकिन ये तो बतौर एक सियासी कारकुन आपने वो ट्वीट भी वो देखी होगी, वीडियो जिसमें ऐलान हो रहा है कि मियां साहब की आमद पे जो ज्यादा लोग लेके आएगा उसे होंडा 125 मिलेगा और जो कम लेके आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा और जो नहीं आएगा उसका पता कर लेंगे। तो क्या सियासी जमातों में ऐसी चीजें होनी चाहिए? मैंने ऐसी कोई ट्वीट भी नहीं देखी है, ना मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी है। अगर कोई अपने तौर पे ऐसा कर रहा है तो ये उसकी अपनी एक आप समझ लें कि मेंटल लेवल है। मुमकिन है कि वो मियां साहब का हमायती हो, ये भी मुमकिन है कि मियां साहब को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कौन साहब हैं और किस तरह से हैं। अगर कोई फर्ज करें कि मुझे कोई कहे कि आप जो है ना वो होंडा मोटरसाइकिल के किसी जो है ना कोई उसका कोई छोटा सा पार्ट भी जो है ना वो किसी के लिए जो है ना इस बात पे देंगे, मैं जो पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इस तरह से करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर स्टिल जो है वो जिसका दिल चाहे वो जरूर जाए और जिसका दिल ना चाहे वो बिल्कुल ना जाए। ये दिल का मामला है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, बशीर मेमन साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। कहा ही जा रहा है कि एहतसाब के इदारों के जो सरबराहान होते हैं वो फिर बाद में जब सियासत में आते हैं तो वो किसी ऐसी सियासी जमात में जाएं जिनके ऊपर एहतसाब के लिए कोई तलवार लटक रही हो या जिनके ऊपर इल्ज़ामात हों कि इन्होंने इन शख्सियात की वाबस्तगी से दूसरी जमातों का एहतसाब किया हो। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? ऐसी शख्सियात की शमूलियत होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? अगर तो वो उन्होंने किसी को फेवर किया है अपने सर्विस के दौरान तो यकीनन उनका एहतसाब होना चाहिए। मगर अगर उन्होंने वो जो कानून की दी गई मुद्दत है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे कानून जो है वो कानून की विजडम जो है वो उनको परमिट करती है, वहाँ पे उसके बाद जो है फिर हम अगर कानून से आगे निकल जाएंगे या इस बातों पे तब से शुरू कर देंगे तो फिर इस बात में फिर उस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, फिर उस बात में कोई वजन नहीं रहेगा। ठीक जी राना साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप आइंदा सियासी हालात क्या देख रहे हैं? फाइनल राउंड तो शुरू हो गया, यानी सियासत का वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया ना, तो अब क्या देख रहे हैं? आपको मुतवक्को इलेक्शन की जो डेट दी गई है, आप उसी डेट पे इलेक्शन देख रहे हैं? मुतवक्को डेट पे जो है वो जो डेट दी गई है वो मुमकिन नहीं होगी। भले वो इलेक्शन कमीशन ने दी है, उसके पार्ट पे एक्शन और सदर साहब के पार्ट पे इन एक्शन। सदर साहब को देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, गलत किया। इलेक्शन कमीशन जितनी दूर चली गई है वो गलत कर रही है और डेट जो दी गई है मुझे उसमें इलेक्शन होता हुआ कोई मुमकिन तौर पे नजर नहीं आता। इसको हमने उस दिन भी कमेटी में, सेनेट की कमेटी में बुलवाया था, उनको कहा था कि आप इसको भले आप नवंबर में नहीं कर सकते मगर 1 महीना कम से कम इसको पहले करिए। जो मिनिमम डेट है वो 90 डेज के साथ नजदीक, उसमें आप जो भी जिस तरह से भी है उसको कर लीजिए। ये फिर जो है वो जनवरी में जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगा, ना सिर्फ उन सर्द इलाकों में प्रॉब्लम आएगा जहाँ रास्ते बंद हो जाते, इवन पंजाब में भी शायद प्रॉब्लम।
अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो बयान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, लोग वोट कैसे देंगे, इसको मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस पर राय में ले रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएं, जनवरी के बाद हों। यानी आपकी ये जो बात आप कर रहे हैं इसका मकसद तो ये है कि जनवरी से पहले ही इलेक्शन आप चाह रहे हैं, ऐसा ही है? ऐसा है कि जो दोस्त जो है इसको उस तरह से लेते हैं वो उनकी अपने जो है ना वो नुक्ता नज़र होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम मुख्तलिफ पैराए पहनाते हैं। आप इसको मिला के उस मामले के साथ देखिए जो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी मीटिंग थी, और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग निकलने से उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जो हैदरी साहब का स्टेटमेंट था, तो उसके साथ जब आप मिला के देखेंगे, चूंकि वो एक जनरल सेक्रेटरी की जमात के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हैदरी साहब के स्टेटमेंट को भी उन्होंने इसी तरह से करने की कोशिश की, मौलाना साहब के स्टेटमेंट को भी, मगर जब वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के साथ आप उस स्टेटमेंट को मिलाएंगे और उसके बाद जो पार्टी ने एलामिया जारी किया था, तो क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, ये जो हल्का बंदियां हैं, नई हल्का बंदियां, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। तो जब आप, अगर ये दुरुस्त है जो चल रहा है तमाम टीवी चैनल्स पर, तो फिर नई इस हल्का बंदियों को जब आपने मुस्तरद कर दिया तो आप क्या चाहेंगे, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो और उसके लिए क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, ये हल्का बंदियां इस तरह से की है, मैं बलूचिस्तान की आपको जो है ना वो बता दूंगा। पहले तो 70 लाख हमारी आबादी जो है ना वो गड़बड़ में की, इन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में थी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट में उसको इन्होंने वो ले लिया, और उससे हमारी कौमी असम्बली की जो है 7, 8, 9 नशिस्तें बढ़ती थी। उसको एक मिनट के लिए भूल जाइए क्योंकि वो सब जुडिस है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। मगर यहाँ पे जब हल्का बंदियां, तो जरा इसको हमारे जो 51 हल्के हैं उसको अगर आप देखेंगे तो बाज हल्के जो है ना वहाँ पे 1.5 लाख के लगभग पे जो है ना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है, और बाज जगह पे 4,66,000 पे। तो इसके दरमियान जो है वो कोई तनासब आपको नजर आता है या नहीं आता? बाज जगह बाज हल्के जो है ना वो एक मखसूस इलाके से निकाल के ले गए और किसी और मखसूस इलाके में ले गया, और दूसरे उनको इतनी छोटी आबादी पे कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी जो कि वो आपके अपने फार्मूले के साथ मैच नहीं करती। तो उसको एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है? उसके लिए जो उसको चैलेंज करने का जो तरीकाकार है वो कानून में दिया गया है। वो तरीकाकार वही इलेक्शन कमीशन के पास है। वो यकीनन जो है ना वो कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी है हमने, और उसको उस पर पिटिशनें फाइल होंगी, उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे इलेक्शन कमीशन के पास, और ये हम अपने केस परसू करेंगे। अच्छा, ये हल्का बंदियां अगर दोबारा से ये करना शुरू करें तो आप क्या समझते हैं कि वो मुकर्रर मुद्दत तक हो जाएंगी जो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है 30 नवंबर? वो दोबारा नहीं होती हैं। वो हम पे साथ, वो शायद आप उस सेक्शन 17 और उसके बाद 20-21 का प्रोसीजर नहीं जानते होंगे क्योंकि वो लीगल साइड पे आपने काम नहीं कभी किया हो। उसका तरीकाकार ये होता है कि वो आप पुराना नक्शा देते हैं और उसके साथ नया नक्शा, नई प्रपोजल सेंसस का वो जो तादाद होती है सेंसस के हवाले से उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, और उसमें जो है ना वो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उन मेंबर्स को जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं, और वो उसको वो करके उसके बाद जो है ना इसमें उसको या तो कंफर्म कर देते हैं वो जो नीचे से तजवीज़ आई होती है उनकी डिलिमिटेशन कमेटी की, या फिर उसको तब्दील कर देते हैं। ये इस तरह से है मामला। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। इस हवाले से निकली कामरान मुर्तज़ा साहब बता रहे हैं कि हल्का बंदियां जो की गई हैं, हल्का बंदियों में इबहम है अभी, और इस हवाले से एक कानूनी मंजरनामा है और उस कानूनी मंजरनामे में प्रोसीड कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम फे। किस हद तक उसमें कामयाबी मिलती है, एक अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को देखें, बिलाशुबा पाकिस्तान के जो अवाम हैं मुश्किलात के शिकार हैं। पेट्रोल की जो कीमत में कमी वाक़ई हुई है, उस कमी के बाद मुश्किलात में किस हद तक कमी वाक़ई हुई, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी थी उसके बाद ये जो कमी है ये किस हद तक रिलीफ दे सकती है? बुनियादी तौर पे आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं, अगर उसके साथ पाकिस्तान में जो कीमत राइज है उसका मवाजना किया जाए तो ये बराबरी की बुनियाद के ऊपर बनता है।
लेकिन अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अवाम परेशान है। निगरान हुकूमत हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वे आउट कोई निकले और जहां पे अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके। निगरान हुकूमत ने एक तरफ IMF को ये यकीन दहानी करवाई, IMF को ये बावर करवाने की कोशिश की कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन जो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुआहदे किए थे उसके ऊपर अमल दरामद करना भी निगरान हुकूमत का काम है। अब ये मलबा गुज़श्ता हुकूमत अगर निगरान हुकूमत के कंधों पर रख गई है तो ये बार निगरान हुकूमत को ही बर्दाश्त करना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बिजली चोरी से मजमूई तौर पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि पाकिस्तान में अगर ये रिकवरीज हो रही हैं तो इसका कहीं ना कहीं पे बेनिफिट अवाम को मिलना चाहिए। इसी मुआशी मंजरनामे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए FPR की कारकर्दगी से फिल वक्त IMF मुतमईन है, लेकिन वो जो कुली तौर के ऊपर साल के अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उसकी जो रिकवरी करनी है, इस ज़िमन में तैयारियां जो जारी हैं वो उसके कुछ मंजरजात मंजर-ए-आम पे आए हैं कि परचून फरोशों के ऊपर टैक्स नए आयद किए जाएंगे, ज़राअत के ऊपर टैक्स नए आयद किए जाएंगे और टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाया जाएगा। ये जो नए तरीक़ाकार हैं, ये जो सिफारिशात हैं, अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो कितनी मुश्किलात आ सकती हैं या कितनी आसानी देखने को मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, एक तो बात है कि 1977 का एक इंडिकेटिव टारगेट था IMF के साथ तय हुआ FPR का पहले क्वार्टर का, उसको FPR ने 2041 के साथ सरपास किया है। सो दैट्स अ लिटिल कंफर्टिंग कि हम IMF के प्रोग्राम का एक हदफ जो है उसमें कामयाब हुए हैं। दूसरी बात जो आपने की कि क्या ये हमारे लिए कंफर्टिंग है, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि एक तो जब 9,400 अरब के टारगेट पे जाना है तो उसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले जो 9 माह हैं उसमें 34% से भी ज़्यादा पर मंथ की ग्रोथ चाहिए ओवर लास्ट ईयर। सो जो अगले वाले 9 माह हैं वो बड़े चैलेंजिंग होंगे एंड लेट्स होप कि FPR डज इट। इस साल 34% के जो 9 माह के टारगेट्स हैं देखिए, और ये देखिए कि जो अभी आपका क्वार्टर गुजरा है इसमें तकरीबन 24% की ग्रोथ आई है FPR में। पर अगर आप FPR का टैक्स टू GDP रेशियो देखिए पिछले 10 साल का, तो वो है 8.5-9% के दरमियान और वो इसी बैंड में चल रहा है। मैं अभी देख रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, आई वाज जस्ट रिव्यूइंग सम फिगर्स। So this is not a comfortable position for Pakistan because जिस तरह हमारी एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं और जिस तरह नए टैक्स लागू हुए हैं, अगर हम आज भी जाकर अपना सारा टैक्स जो इस वक्त लागू है वो कलेक्ट करते हैं तो आप यकीन जानिए कि ये जो 8.5-9% टैक्स टू GDP है FPR का, ये यहाँ से काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, एटलीस्ट 1-2% बढ़ा हुआ। यानी कि आपकी कलेक्शन 9,400 अरब जो इस साल आप कोशिश करेंगे उसकी बजाय 12-12,500 होनी चाहिए अगर सारा कुछ इन्फोर्स कर लिया जाए। अब इसके बाद हमारे पास रिटेल सेक्टर आउट ऑफ टैक्स नेट है, होलसेल सेक्टर आउट ऑफ टैक्स नेट है। हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए का था पिछले साल, जब पूरे मुल्क ने 7200 अरब टैक्स दिया। हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपरली नाफिज नहीं है ऑन रियल एस्टेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक लार्ज चंक है जो कलेक्ट किया जा सकता है। अगर हम ये सब करना शुरू कर दें और ये भी करें कि पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स उठा लिया गया था तो इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, अगर हम ये सारा कुछ करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि हमारा ओवरऑल कंट्री का जो टैक्स टू GDP है वो 14-15% के करीब चला जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपका टैक्स टू GDP इतना बढ़ जाए तो आपको IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभाल लेंगे। पाकिस्तान का मालियाती खसारा यासिर पिछले 5 साल में 8% है GDP का। समझने की बात यह है कि डेट लिमिटेशन लॉ में आपने कहा ये कि 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आंसर है जो मुल्क में इस वक्त अफराते ज़र आ रही है, बिकॉज सिंपली नोट छापना पड़ते हैं 6-7-8 हज़ार अरब के हर साल इस खसारे को पूरा करने के लिए, और उससे अफराते ज़र पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये है ओवरऑल तनाजुर। पर यासिर ये भी याद रखिए कि इसके साथ साथ बहुत बड़े एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी मुल्क में करने हैं
कि कैसे अखराजात हो रहे हैं, डेवलपमेंट साइड के भी जो PSDP है और करंट साइड के भी, यानी कि जो हमारी पेंशन्स हैं, हमारा जो वेज बिल है, हमारा जो डेट और मार्कअप में पैसे जा रहे हैं, इन सब के भी, और स्पेशली उन जगहों के जो सब्जेक्ट डिवॉल्व कर दिए गए हैं प्रोविंसेस को। या सिर्फ 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा आपके सामने रखा है। इसका किसी इंटरनेशनल डोनर से ताल्लुक नहीं है, इसका मेरे और आपसे ताल्लुक है, इसका पॉलिसी मेकर से ताल्लुक है, इसका उन रिटेलर्स और होलसेलर से ताल्लुक है जिन पे हम टैक्स लगाना चाहते हैं, इसका उन जिसे आप कहेंगे पॉलिसी मेकर से ताल्लुक है जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो हम कर नहीं पा रहे, ये इसका उनसे ताल्लुक है। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड दिस इज अ गुड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जब आप ये सब कुछ करेंगे तभी उम्मीद होगी ना लोगों को कि आपने एक्सपेंडिचर्स भी संभाले और उनको टैक्स किया जो अंडर टैक्स्ड हैं या अनटैक्स्ड हैं पाकिस्तान में। आपने जो फॉर्मूला बताया बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वे फॉरवर्ड भी है, लेकिन सवाल ये है कि निगरान हुकूमत के होते हुए ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जमहूरी हुकूमतों के होते हुए ये इकदाम क्यों ना उठाए जाते रहे? उनके पास ये फॉर्मूला क्यों नहीं था, या वो इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करवाना चाहते थे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें दोनों तरफ से ताली बचने का प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान में, मैं खुद जानता हूं, 2 दफ़ा मैं टेबल पे था, हमने रिटेलर्स और होलसेलर्स पे टैक्स लगाया। पहले स्ट्राइक हो गई, आपको याद है इवन जनरल मुशर्रफ के टाइम से ये बात चल रही है, तो लोग जो है वो रिटेल बंद कर देते थे, सड़कों पे आ जाते थे। 2022 में आ जाइए, 100 रुपए का टैक्स लगा पर डे के हिसाब से, 3000 रुपए पर माह के हिसाब से, और वो वापस लेना पड़ा हुकूमत को। अब एक तो ये है कि अगर हुकूमत ने कोशिश भी की है, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, उसने कोशिश भी की है, तो आप खुद देख लीजिए कि लोग ये चलने नहीं देते। सो आई थिंक इट इज़ बोथ कि हुकूमत ने अपनी रेट को एस्टैब्लिश नहीं किया और ज़रूर करना चाहिए था जो हमने बात की है। इसके साथ साथ आपके जो लोग भी हैं वो भी तैयार नहीं हो रहे। वो ये तो कहते हैं कि IMF बहुत बुरा है, पर जब हम उन्हें कहते हैं कि आप टैक्स दीजिए तो वो टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता। और उसकी, अब मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे, इन्फोर्समेंट स्टेट से आनी है। अभी आपने इन्फोर्स किया लॉ को स्टेट के कि थर्ड मार्केट नहीं होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज की, पाकिस्तान में आपने थर्ड मार्केट को डिसअपियर करवा दिया। सो द रेट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी एक्सर्टेड, जो हमने चीज़ें सामने रखी हैं। इससे आगे चलिए, 2200 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में 2023 के लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। आपको उनमें से बेशतर चीजें जो है उनको उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान की कभी भी अपने टैक्स टू GDP को आगे लेके नहीं चल सकेगा। दुनिया भी हमें यही बता रही है, IMF की MD ने भी यही कहा है। पर ये बातें हम तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, पर ना हम स्टेट की रेट एक्सर्ट कर पाते हैं, और करते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। दैट्स नॉट अ गुड सिनेरियो बाय एनी चांस। डॉक्टर साहब, फिर आप आगे क्या देख रहे हैं? आपका ये फार्मूला मौजूदा हुकूमत चलवा लेगी? देखिए रान साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी क्लियर, अब इस्लाह किए बगैर हमारे फेडरल बजट की तो हम चल ही नहीं सकते। मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं ताकि जरा कौम को तैयार करें कि हम खड़े कहाँ हैं। रान साहब, जब हम इस दफा पूरा अपना टैक्स लेट से 1 जुलाई को कलेक्ट कर लेते हैं, हम नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 7,303 अरब देने हैं। ये भी मैं कम बता रहा हूं, मैं बजटेड फिगर बता रहा हूं। वो देने के लिए हमें 324 अरब रुपए बोरो करने पड़ेंगे, तो हम सिर्फ डेट देंगे, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है और जो डेट वापस करना है। पाकिस्तान का सारा पेंशन, सारा वेजेस, सारा PSDP, हर चीज इज ऑन बोरोड मनी। आपका फैसला है कि आप इसी तरह मुल्क को चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि टाइम वो आ गया है कि ये मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। ये एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को खुद नहीं करेंगे तो जो नया IMF का अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत को कुछ इसमें से चीजें शुरू करनी चाहिए, और हमें एज पॉलिसी मेकर्स और हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आने वाली हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम एक्सपेंडिचर का भी रिफॉर्म चाहते हैं, हम पेंशन्स का भी रिफॉर्म चाहते हैं, हम डेट की रीप्रोफाइलिंग भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जो काम फेडरल गवर्नमेंट का है वो करे, वो ये एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट, फूड, एग्रीकल्चर, इसको छोड़ दे। पाकिस्तान की डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, हम बहुत बातें करते हैं कि पाकिस्तान जो है
वो दरियाओं की सरजमीन है, चश्मे फूटते हैं यहाँ से, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है, हवाओं से एनर्जी बन सकती है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ किताबी क्यों रहती हैं या लफाजी के तौर पे क्यों बयान की जाती हैं? जब हमने महंगे तरीन बिजली के मंसूबे चलाने हैं, फिर उन्हीं महंगे तरीन बिजली के मंसूबों के लिए महंगे दामों तेल मंगवाना है, उसमें डलवाना है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उसकी कीमत बढ़ानी है। दुनिया तरक्की करती जा रही है और हम महंगे तरीन बिजली के मंसूबों के ऊपर रिलाय करते हुए अपने अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। तवानाई के सेक्टर में किन इस्लाहात की जरूरत है? यासिर, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं आपकी ये बात जो है इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। एनर्जी सेक्टर विल बी माय सेकंड रिफॉर्म आफ्टर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। मैं ये फिर कहता हूँ कि टैक्सेशन का रिफॉर्म मेरा थर्ड रिफॉर्म होगा। नंबर 1 एक्सपेंडिचर, सो दैट दुनिया को बताएं, मुल्क को बताएं कि खर्चे हमने अपने क्वालिटेटिवली ठीक किया, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बेहतर किया। नंबर 2 एनर्जी सेक्टर, इसलिए कि ये पूरे मुल्क को इस वक्त जिस तरह आप कहेंगे ना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टंट कर रहा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एग्रीकल्चर में बहुत ऊपर है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ऊपर है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सादा गुफ्तगू इसमें करनी चाहिए। एक तो यह है कि पहले ये तय कर लेना चाहिए कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की जो स्टेट है वो नहीं चलाएगी। पहले तो ये एक कॉन्शियंशियस डिसीजन ले लें इस चीज़ का। जब आप ये कॉन्शियंशियस डिसीजन ले लेंगे तो फिर आप ये तय करेंगे। नहीं, अगर आप मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं सर। आप जब ये कह रहे हैं कि स्टेट नहीं चलाएगी तो फिर आईपीपीज का तो रोना हम अब भी रो रहे हैं, तो फिर वो जो रोना है वो उसमें इजाफा होगा या उसमें कमी वाकई होगी? जबरदस्त सवाल है आपका। स्टेट एक तो पहला मैंने ये कहा। मेरा दूसरी चीज अगर मैं कहता तो यही कहता जो आप कह रहे हैं, जो आईपीपीज हैं, आप यकीन करें कि जो 1994 के हैं और फिर शायद 2002 के हैं, इनकी जो हमारे साथ रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट है वो हो चुकी है। अब आईपीपीज जो प्रॉब्लमैटिक हैं वो हैं 17 आईपीपीज हैं 2015 के ये आईपीपीज हैं। मेरा ख्याल है इसमें हमने कोई 15 अरब डॉलर की रकम है। इसकी डेट रीप्रोफाइलिंग करनी है, चाइना के साथ भी करनी है और जो लेंडर्स हैं बाहर के उनके साथ भी करनी है। करना क्या है, ये 25 साल के मंसूबे हैं, वापस कर रहे हैं हम डेट 10 साल में। इनको जाके ये कहना है कि आप इसको 25 साल पे मुहीत कर दीजिए, आपकी पर यूनिट कॉस्ट या जिसको आप बहुत बड़ा कहते हैं ना कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, हमें ये देने पड़ते हैं पैसे, ये नीचे आ जाएंगे। सो ये दूसरी चीज़ होगी जो आप करेंगे। नंबर 3 चीज़ जो आप करेंगे वो ये है कि आप गैस का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, और जो गैस इस वक्त आप कैप्टिव को और मेरे घर में दे रहे हैं या आपके घर में दे रहे हैं, और जो रिच ऑफ पाकिस्तान है उनको सब्सिडाइज्ड गैस दे रहे हैं, जो 20% एफिशिएंसी पे गैस अपने गीजर में भी बर्निंग में भी जला रहे हैं, ये ख़त्म कर दीजिए। सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी आपके घर में और वो होगी बिजली। इसी से स्टोव चलेगा, इसी से गर्म पानी आएगा, इसी से कपड़े धोने का पानी गर्म होगा, इसी से आप शावर करेंगे। कहने का मकसद यह है कि गैस जब यही 65% पे बिजली बनाएगी तो बिजली की कीमत नीचे आएगी। जब डिस्कोज सरकार से निकलेंगे, मैं तो इस चीज़ का भी फैन नहीं हूँ कि इनको प्रोविंशियल सेटअप्स में दिया जाए, बिकॉज प्रोविंसेस की कैपेसिटी फेडरेशन से बेहतर नहीं है। और ये कहना कि वो चूंकि वहाँ पे मौजूद हैं तो वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट करके बिल कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ नॉट हाउ द मॉडर्न सिस्टम वर्क्स। द मॉडर्न सिस्टम इज़ कि आप कार्ड डालेंगे तो बिजली आएगी। सो कहने का मकसद ये है कि ये काम अगले 5 साल पे नहीं करेंगे तो मुल्क का डोमेस्टिक सेक्टर भी मतलब उनका ज़हनी सुकून ख़राब करेंगे, उनका कॉस्ट ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड ख़राब करेंगे। दिस इज़ अ मस्ट रिफॉर्म। अब एक चीज़ कह दूँ यासर, आप पूछते हैं ये होता क्यों नहीं है। पाकिस्तान इज़ इन अ सीवियर कॉम्पिटेंस चैलेंज। जब तक पब्लिक सेक्टर में पॉलिसी कॉम्पिटेंस नहीं बिल्ड करेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को प्रोफेशनल्स के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। सही। राणा साहब, अच्छा मुझे ये तो बता दें जी, आपका इतना डॉक्टर साहब माशाल्लाह तजर्बा भी है और आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी है। आवाम पर हम सब कह रहे हैं कि आवाम पर यह भी टैक्स लग जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इस मुल्क के लिए ज़रूरी थे। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 21 तारीख को गालबन वापस आ रहे हैं और उन्होंने जो IPPs के साथ वायदा किया था जिसके तहत बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी सज़ा पूरी कौम को भुगतनी पड़ रही है, क्या ये मुआहदे जो हैं
ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक और पाकिस्तान की मुआशरत की तबाही के जिम्मेदार नहीं है? राना साहब, बहुत सी चीजें ऐसे पाकिस्तान करता रहा है कि एक्सपीडियंसी थी, यानी कि उस वक्त इतना प्रेशर आ रहा था, हमें कोई लोन नहीं दे रहा था, हम जो थे एनर्जी डेफिशिएंट हो रहे थे, तो हमने जाके जो फायर फाइटिंग करते हुए जल्दी माजरत से जिस वक्त ये मुआहदा हुआ है उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे जी। ये सही है कि हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली जो है वो बनाई पाकिस्तान में, पर अब देखें ना, अगर हम इस गुफ्तगू में चले जाएंगे तो उससे कोई हासिल नहीं है। अब तो हमने आपके सामने ये भी रख दिया कि ये जो फॉसिल फ्यूल के ही माहदे हैं। एक और चीज आपके सामने रखता हूँ, चलें, एक मुआहदा हो गया, कोल आप इंपोर्टेड यूज कर रहे थे, थर कोल इज अवेलेबल, आपके जो कोल के पावर प्लांट्स हैं उनको तब्दील कर दीजिए थर कोल पे। मेरा कहने का मकसद ये राना साहब कि आई कैन डिबेट विद यू as long as we can keep debating। ये तो हम मानते हैं कि चीजें ठीक नहीं है, इकोसिस्टम्स जो हम काम करते रहे उसमें बहुत से हमारी ओमिशंस भी हैं कि काम नहीं किए। कमीशंस का जिक्र आप करें कि जो काम किए शायद वो भी उस पाए के नहीं थे, क्योंकि हमने कोई तहकीक नहीं की, रिसर्च कम की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, अब आपके पास कोल के प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड पे चल रहे हैं, मूव ऑल ऑफ देम टू थर कोल। अगर आप इसको थर कोल पे मूव करेंगे तो आपको बिजली जो है फिर सस्ती हो जाएगी। यानी माजी की गलतियों से सीख के अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले किए जा सकते हैं, इकदाम उठाए जा सकते हैं। माजी का रोना अगर रोते रहे तो बेहतरी की तरफ गामजन नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बॉल रखिएगा, अल्लाह के बाद।